एंड वेलकम बैक। तो आज से आपके लिए एक नया जीएस स्पेशल क्लासेस जो है लॉन्च की गई है, जिसमें हम बेसिकली आपकी हिस्ट्री को, जिसमें एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी के तीनों सेक्शन, दैट इज फिजिकल, इंडियन एंड अपार्ट फ्रॉम फिजिकल इंडियन वी विल आल्सो कवर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज को डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस होगा। और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटीज हैं उसको भी कवर किया जाए, क्योंकि बहुत से एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आज हम बेसिकली शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, जिसमें हम आपके तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वन इज पैलियोलिथिक पीरियड, ओके, नेक्स्ट इज मेसोलिथिक पीरियड एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूलिथिक पीरियड। इन तीनों पीरियड के बारे में, इनकी लाइफ कैसी थी, इनका टाइमलाइन क्या था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसके साथ एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन कैसे हुआ, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी रहेंगे, ताकि जो भी एग्जाम हो आप तैयारी करते हैं, चाहे सीजीएल की हो, बैंक की हो, या रेलवे की हो, या फिर यूपीपीसीएस की हो, राइट, या फिर यूपीएससी की हो, इन सब में आपका ये काम करेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको आसान भाषा में जीएस, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और मैं कोशिश करूंगा कि जो अदर्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिजिक्स, इन सबको भी यहाँ पर कवर किया जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहीं और अलग जाने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरुआत की गई है, राइट, जिसमें हम जीएस को कवर करेंगे, आपके जीएस को टैकल करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ में जहां जहां पर जरूरत होगी वहां वहां पर हम ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। ट्रिक्स को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसको आप लंबे टाइम के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला हम समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री को ना हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट में, बेस्ड ऑन द रिटन एविडेंसेस, राइट। जिसमें पहला है आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होता है, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो होंगे क्या, किस बेसिस पर हम आखिर इतिहास लेखन करते हैं। तो उसके लिए हम बहुत से एविडेंसेस को लेते हैं, राइट। वन सेकंड जस्ट। एविडेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम इसके टूल्स को समझते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के टूल्स जो है यूज किए जाते थे बाय द प्री हिस्टोरिक पीपल। उनकी लाइफ साइकिल कैसी थी, राइट, वो किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्या बेसिकली उनका ईटरी क्या था, यानी वो खाते क्या थे। इन सब के बेसिस पर हम हिस्ट्री को ड्राइव करते हैं और हिस्ट्री को लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लैक ऑफ रिटन एविडेंसेस है। हमारे पास जो है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके बेसिस पर हम हिस्ट्री को लिखते हैं। दूसरा, प्री हिस्टोरिक के बाद आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में आपका आ जाएगा आईबीसी, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में बेसिकली आपका आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट कुछ तो मिलते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाते, राइट। अब ये डिसाइफर क्या होता है, तो बेसिकली डिसाइफर मीन्स कि उसको हम समझ नहीं पाते, ठीक है। उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाते, उसको हम समझ नहीं पाते, इसलिए भी हम उनकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी। ये हिस्टोरियोग्राफी में क्या है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और पार्टिकुलरली हिस्टोरियोग्राफी माना जाता है बेसिकली आपका सेकंड सेंचुरी बीसी से। अब सेकंड सेंचुरी बीसी से कह लीजिए, सेकंड सेंचुरी एडी से कह लीजिए, हमको मिलना जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स शुरू हो जाते हैं। जैसे कई इंस्क्रिप्शन हो गए, राइट। इंस्क्रिप्शन जो किंग्स के द्वारा या क्वींस के द्वारा लिखाए जाते थे, तो कई टाइप्स के इंस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। जैसे अशोका के बारे में पार्टिकुलरली जो है हम जानकारी लेते हैं उनके इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। इसके साथ ही इंस्क्रिप्शन और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे सोशल कंडीशंस कहती थी, इकोनॉमिक कंडीशन कहती थी। इसके साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर हम हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे कॉइन्स होगा, कॉइन्स एक इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिलते हैं, जिसके हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसके ज्योग्राफी को पार्टिकुलरली समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पर भूगोल था, कौन कौन से जो है सोर्सेस हमको वहाँ पर मिलते थे, राइट। और कई सारी चीजें जो हम बेसिकली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी में आपका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पहली बात तो आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, साथ में आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की भी हमको मिलती है। तो हमारा हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री लेखन में जो है काफी मदद मिलती है। तो तीन टाइप के आपके हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, जिसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होता है। दूसरा आपका प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है, बट हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, दैट इज हम उसको समझ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए कि इस स्क्रिप्ट में हमको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और नेक्स्ट हमारा हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी रिच माना जाता है,
ऐसा माना जाता है। यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, इसके साथ ही आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं जो पार्टिकुलरली हेल्पफुल होते हैं और वो हमको जो है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, ये इतिहास लेखन में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से। आखिर हम इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्यों पढ़ना चाहें? तो बेसिकली जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनके एवोल्यूशन में हमारी मदद करेगा कि किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हो। जैसे जो पहले के लोग रहते थे वो जंगल में रहते थे, हंटर और गैदरर थे। आगे इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से वो हंटर गैदरर से, ठीक है, एक जगह रुकते नहीं थे। उसके कुछ समय बाद और जब इवोल्यूशन हुआ तो वो सीडेंट्री और सेमी सीडेंट्री हो गया, यानी कुछ लोग रहने लगे थोड़े समय के लिए एक जगह। उसके बाद जब वो रहने लगे तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने लगी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने लगी तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। वर्ड से ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, के हिसाब से होने लगा। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों का, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके साथ ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ एक ट्रेड रिलेशन था, एक कल्चरल रिलेशन था। तो इस तरह से हम ह्यूमन सोसाइटी के एवोल्यूशन या फिर मैनकाइंड के एवोल्यूशन को हम समझते हैं। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को नहीं पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम ह्यूमन के एवोल्यूशन को कि किस तरह से ट्रांजिशन हुआ टू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन ऐसे नहीं होता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन होता है तो उससे क्या होता है कि अर्बनाइजेशन डेवलप होता है। जब अर्बनाइजेशन डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है एक ट्रेड रिलेशन दूसरे रीजन के साथ डेवलप होगा। तो इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो खाते पीते क्या थे, वो पहनते क्या थे, वो किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, साथ में किस तरह उनका रहन सहन था, टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन कैसे हुआ। जैसे आप पैलियोलिथिक पीरियड में देखेंगे कि जो उनके टूल्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, ठीक है, ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, ठीक है, ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। इसी तरह आप मेजोलिथिक पीरियड में देखेंगे तो उनका टूल्स जो थोड़ा सा छोटा होगा और इसके साथ शार्प भी होगा, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में इसी तरह और से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा जाता है। जब हम ऋग्वेदिक पीरियड को पढ़ेंगे तो हम आयरन का इन्वेंशन देखेंगे कि आयरन का इन्वेंशन हुआ और किस तरह से जो है उसने पूरा हिस्ट्री को चेंज कर दिया, अर्बनाइजेशन में किस तरह मदद की, साथ में एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में किस तरह से मदद की, ये भी देखेंगे। इसके साथ ही कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे, ठीक। तो ये एक रहा इंट्रोडक्शन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्री हिस्टोरिक को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। यही एक फाउंडेशन होता है कि हम हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझें और ताकि आसानी से हमारे माइंड में बैठ सके। क्योंकि बिना आप फाउंडेशन धरे आप घर नहीं बना सकते। अगर आपका फाउंडेशन कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है घर गिर जाएगा, राइट। तो उसी तरह अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को ही नहीं समझेंगे, ह्यूमन नेचर को नहीं समझेंगे, उनके रहन सहन तरीका को कैसे इवॉल्व हो यही नहीं समझेंगे, तो फिर आगे चलकर हिस्ट्री समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर कवर करूंगा और हर एक इम्पॉर्टेंट, हर एक पहलू को मैं लेकर यहाँ पर चलूंगा, राइट। अब हम पहला जो मैंने बताया आपको, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये तीन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं। इसके साथ चैल्कोलिथिक भी है, वो भी बेसिकली इन सब में होता है। कुछ पार्ट जो है आपका उसमें भी आ जाता है ऋग्वेदिक पीरियड में। तो ये सब भी हमें यहाँ पर आईबीसी का कुछ पार्ट भी आ जाता है चैल्कोलिथिक पीरियड में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम यहाँ पर तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, और उसके बाद में कुछ एडिशनल टॉपिक जैसे किस तरह से ट्रांजिशन हुआ। साथ में लास्ट में मैं भी डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंस है इन तीनों में, इनके लाइफ में और इनके रहन सहन में, राइट। सो पहला है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम है बेसिकली माना जाता है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। अब अगर ओवरव्यू देखें तो पैलियोलिथिक साइट, जैसे मैंने पहले बताया कि साइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई रिटर्न एविडेंस हमारे पास है नहीं, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे भाई, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिलेंगे साइट्स से, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे भीमबेटका केव्स है जो मध्य प्रदेश में, यहाँ लोकेशन आपको याद ही रखना। मुंशी वैली जो कर्नाटक में है, दिदवाना राजस्थान, दिदवाना एक लेक भी है राजस्थान में, और ये लेक कई बार एग्जाम में पूछ चुका है तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ में ये सारी साइट्स हैं कहाँ, इसको भी याद रखना है। अब ये साइट्स हमको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये साइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिलते हैं उसी के बेसिस पर हम बेसिकली हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री लेखन करते हैं, ठीक है। जैसे भीमबेटका में आप देखेंगे तो जो पैलियोलिथिक पीरियड के तीन पार्ट हैं, ठीक है। अब पैलियोलिथिक पीरियड के तीन पार्ट कौन से, अपर, मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये तीनों पार्ट का हमको जो इमेज होता है ना, जैसे हंटिंग का सीन हो गया, ठीक है, या चेजिंग का सीन हो गया, या बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स का जो सीन्स हो गया, वो किस तरह से घर में काम करते हैं, वो सारे के सारे आपको भीमबेटका केव में मिल जाएंगे। तो भीमबेटका केव जो है काफी इंपॉर्टेंट केव्स होता है। तो ये हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह से वो रहते थे, क्या खाते थे। अगर एक जानवर को कोई इंसान चेज कर रहा है, एक जानवर को कोई इंसान चेज कर रहा है, कुछ हाथ में पत्थर वत्थर जैसा औजार लेकर, तो डेफिनेटली क्या करेगा, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर कोई जानवर है जो ह्यूमन को चेज कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो एनिमल है या जानवर है ये थोड़ा जो है वायलेंट हो सकता है।
तो इस तरह से हम कवर करेंगे कि अगर जानवर वायलेंट है तो वहाँ के लोग जो थे वो कैसे अपने आप को बचाते थे। इसलिए हमको ये इमेजेस जो प्रोवाइड की गई भीमबेटका केव्स में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इस तरह हंसी वैली और दिदवाना लेक में भी या दिदवाना एरिया में भी आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस मिलेंगी, टूल्स मिलेंगे, जो हिस्ट्री को लिखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पैलियोलिथिक कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। पहली बात तो उनकी लाइफ स्टाइल थी, वो नोमैडिक हंटर और गैदरर लाइफ स्टाइल थी, मतलब ये एक जगह नहीं ठहरते थे। ठीक है, ये चलते रहते थे। अब चलते रहने का कारण क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ ताकि आपका अटेंशन बन सके, तो कुछ चीज़ें आपको लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। आप कापी कलम लेकर बैठिए, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी जा सकती। जब कोई एक्सप्लेन करता है तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आपको लिखना जरूरी है। अब पहली बात है गैदरर और लाइफ स्टाइल कैसे। देखिए, अगर कोई एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो वहाँ के रिसोर्स को, जैसे वहाँ का अगर मान लो जंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर जंगल पर जो फल लगते हैं उसको खाया पिएगा, वहाँ पर जो जानवर है उसको मारेगा खाएगा। तो कभी ना कभी उस जगह का रिसोर्स खत्म तो होगा, है ना। अब खत्म होगा तो खाएगा क्या, तो दूसरी जगह जाएगा, राइट। तो इसी तरह इनका जो था हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल चल रही थी, क्योंकि एक जगह जब खत्म हो जाता है रिसोर्सेस और खाने के लिए कुछ नहीं रहता तो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, यही जब आगे चलकर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आप देखेंगे कि ये जगह हम उगा सकते हैं, ये जगह उगाकर हम खाना खा सकते हैं। ठीक है, वो खाने लायक जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, इकट्ठा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में खा सकते हैं। इसलिए वो सीडेंट्री हो गए। सीडेंट्री मतलब कि वो एक जगह ठहरने लगे और अपना एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है, इसके साथ ही आयरन का खोज तो हुआ नहीं था। आयरन का खोज आप लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं। ठीक है, तो स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, या इसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, तो स्टोन टूल का यानी पत्थर के औजारों का यूज किया जाता था, जिसमें हैंड एक्सेस बनाया जाता था, क्लीवर्स बनाए जाते थे और वेरियस टाइप्स के टूल्स बनाए जाते थे, और वो उसको जो है अपने डेली लाइफ में यूज करते थे। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भीमबेटका में रॉक आर्ट या फिर केव पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेसिस पर जो है उनकी हिस्ट्री को लिखते हैं। तो इनकी जो रॉक्स आर्ट में, केव पेंटिंग में इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, कुछ साइट्स याद रखनी है। इनका टाइम पीरियड भी कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। इसके साथ इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, स्टोन टूल्स यूज करते थे या किस टाइप्स के टूल बेसिकली यूज करते थे, इसको आपको याद में रखना है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है कुछ टाइप्स दिए गए हैं पैलियोलिथिक टूल्स के। जैसे अगर हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक में सिंपल कोर टूल्स जैसे हैंड एक्सेस का यूज किया जाता था। वही मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो फ्लेक्स और ब्लेड्स का यूज किया जाता था हंटिंग और कटिंग के लिए। ये याद रखना, ये जो मिडिल पैलियोलिथिक है ये परवरा रिवर पर पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, परवरा रिवर पर, और इसको खोजने वाले कौन थे, तो एच डी सकालिया। ठीक है, एच डी सकालिया, इसको याद रखना। एच डी सकालिया ने पहली बार परवरा रिवर पर जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज की खोज की थी, और ये बाद में ऐड किया गया, पहले ऐड नहीं किया गया था। पहले लोअर और अपर था, बाद में मिडिल पैलियोलिथिक ऐड किया गया, क्योंकि खोज ही इसकी बाद में हुई थी। फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, जिसमें आपका फाइनल टूल्स यूज किया जाता था, मतलब और धीरे धीरे आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने लगे, और यहाँ पर फिशिंग के लिए या सेविंग के लिए, जैसे सुई वगैरह होती है ना, बहुत सी पतली सी होती है, और फिशिंग में भी वही काम आएगा, सेविंग में भी वही काम आएगा। तो इस तरह के आप अपने उनके औजार में एडवांसेस देखेंगे कि जो मोटे औजार होते थे वो ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, लेकिन वही जब आगे धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगा तो क्या हो गया कि उनके इमेज जो है वो शार्प होने लगे, राइट, और डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जाने लगा। तो ये था आपका पैलियोलिथिक। अब एक और एज है आपका मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज वही वो पैलियोलिथिक 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो तक था। यहाँ पर 10,000 ईयर्स एगो से लेकर 4,000 ईयर्स एगो तक आपका माना जाता है। अब कुछ साइट्स हैं इंडिया में, जैसे बागोर। बागोर राजस्थान में, एक बागोर वो भी है जो मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना, बट ये बागोर राजस्थान का इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लंगराज गुजरात का, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, ये 3 मेजोलिथिक साइट्स हैं। अब लोग पूछेंगे साइट्स तो नहीं पूछता, पूछता है साइट्स। ठीक है, आपको मैचिंग टाइम में दे देगा कि कौन सी साइट्स जो है किस स्टेट में लाई करती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट स्टेट में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर जो हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे हैं, जो हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखे हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जो है पहला क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, जो डिपिक्ट करना रहता है उनके 30 वर्ड या कुछ वर्ड जो है लिखने रहते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको भी कुछ हम करेक्टरिस्टिक समझेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, इसके साथ में ही वो टूल्स का किस तरह यूज करते थे, क्या खाते पीते थे। तो बेसिकली इनका क्या था, एक ट्रांजिशन माना जाता है। कहाँ से, प्योरली पहले क्या था कि प्योरली हंटर और गैदरिंग काम था। ठीक है, अब वो सेमी सेटल होने लगे। ठीक है, कभी कभी वो थोड़े समय के लिए घर बनाते थे और उसके बाद वहां से वो निकल जाते थे, क्योंकि रिसोर्सेज की अब भी कमी एक जगह पर पड़ जाती थी। इसके साथ जैसे मैंने अपर पैलियोलिथिक में आपको बताया कि स्टोन्स जो है वो थोड़े शार्प होने लगे, थोड़े छोटे होने लगे। जब आप मेजोलिथिक पीरियड में एंटर करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक मतलब होता है स्टोन। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा,
यानी जो स्मॉल स्टोन टूल्स का जो है यूज किया जाने लगा, ठीक है, ज़्यादा बड़े टूल्स का यूज नहीं किया जाता था। बेसिकली एडवांसमेंट, ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े और जो शार्प भी नहीं थे उस तरह का टूल्स, स्टोन टूल्स यूज किया जाता था, लेकिन अब वही छोटे स्टोन टूल्स हो गए और उसके साथ शार्प भी हो गए। दूसरा क्या हुआ कि हंटिंग गैदरिंग से सेमी सेटल हो गए, कंप्लीटली सेटल्ड नहीं हुए क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इस जगह के रिसोर्सेज जब खत्म हो जाता था तो डेफिनेटली मूव करते थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसके साथ में यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के और प्लांट्स के भी कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ कि शुरुआत हुआ एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, यानी एनिमल को पालना, इसके साथ नए नए पौधे जो है उगाए जाने लगे। तो यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई, बट माना नहीं जाता, माना जाता है कि जब न्यूलिथिक कल्चर आया, तो न्यूलिथिक कल्चर को न्यूलिथिक एवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां से ऐसा माना जाता है कि वहां से जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लार्ज स्केल में हुआ, इसके साथ एग्रीकल्चर का भी काफी एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जैसे मैंने वहां पर बताया कि हंटर गैदरर थे, अब यहाँ पर धीरे धीरे सेमी सेटल होने लगे, वहां पर बड़े बड़े औजार थे पैलियोलिथिक में, यहाँ पर छोटे औजार होने लगे। यहाँ पर हमको एविडेंसेस कुछ मिलते हैं एनिमल और प्लांट के डोमेस्टिकेशन का, जो पैलियोलिथिक पीरियड में आपको नहीं मिलते। साथ में साइट्स भी मैंने बता दी। अब हम यहीं से देखते हैं ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पे ट्रांजिशन क्यों? जैसे पहला है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। अब स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगी? देखिए दुनिया जो है, अगर हम इससे पहले बात करें तो क्या था, बहुत ज्यादा आइसी था, मतलब जैसे आप ग्लेशियर्स देखते हैं, ठीक है, तो लार्ज पार्ट ऑफ द कंटिनेंट पर क्या था, ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा थे, राइट। अब ग्लेशियर्स रहेंगे तो आप डेफिनेटली एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। इवन अभी आप देखिए तो रसिया का जो फार ईस्ट रीजन है, वहाँ पर क्या हुआ कि ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, हमको जो है एक अच्छा खासा वहाँ पर मौका मिला। तो उसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ा, बेसिकली क्या हो, टेम्परेचर बढ़ा, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स जो होंगे, ठीक है, आप लिखते चलिए, ग्लेशियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, पिघलेंगे। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारे पास लैंड जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो जब लैंड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि हमारे पास जो है ज़्यादा लैंड होगा ताकि हम एग्रीकल्चर कर पाएँ। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट के कारण भी एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघले, लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें आने लगी तो खेती करने लगे। इसके साथ में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब जैसे प्लांट का पहले शुरुआत हुआ बार्ली, ठीक है, बार्ली हो गया, बीट हो गया, राइस, ये शुरुआत में जो है उगाए जाने लगे, ठीक है। अगर हम अर्ली एग्रीकल्चर साइट्स की बात करें जो इंडिया में, इंडियन सब कंटिनेंट, नॉट इन इंडिया, इंडियन सब कंटिनेंट, पहले इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों ही की था। सो इंडियन सब कंटिनेंट की बात करें तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर आपका, बलोचिस्तान और पाकिस्तान, इसके साथ बुरजुम, बुरजुम कहाँ पर आपका, जम्मू एंड कश्मीर। तो अर्ली साइट्स हैं जहाँ पर हमको एग्रीकल्चरल के एविडेंसेस मिलते हैं, राइट। तो ये भी याद रखना साइट्स को, और साथ में ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो है अर्ली एग्रीकल्चर एविडेंसेस इस साइट्स पर हमको मिलते हैं। साथ में बुरजुम जो था एक पिट डोइलिंग के लिए भी जाना जाता है। अब पिट डोइलिंग क्यों होता था, जब भाई देखो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर ठंडक ज़्यादा होगी, ठंडक ज़्यादा होगी तो लोग वैसे भी क्या इधर उधर भटक रहे थे, तो रहने के लिए वो बेसिकली पिट डोइलिंग, एक गड्ढे बनाते थे 2 से 3 मीटर नीचे का और वहाँ पर रहते थे। इसके साथ ही इसका एक और काम था कि ग्रेन को स्टोर किया जाता था, ठीक है, जो अनाज बच जाता था, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल साइट्स है यहाँ पर, तो जो अनाज बच जाता था उसका भी उसको स्टोर करने के लिए आगे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो आपको ग्रेनरीज मिलेगी जहाँ पर बेसिकली आपके ग्रेन को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पिट डोइलिंग याद रखना। इसके साथ में और भी आगे मैं चलकर बताऊंगा, यहाँ पर डॉग और ह्यूमन एक साथ जो है दफनाए गए थे, इसलिए भी बुरजुम काफ़ी फेमस है। नाउ लेट अस मूव टू न्यूलिथिक एज, नौ पाषाण काल भी इसको कहते हैं या फिर न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं ताकि यहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ, इसके साथ ही एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ, वहीं से वो क्या हो गया, सीडेंटरी लाइफ, यानी एक जगह सेटल होकर जीने लगे। तो इस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ। इसका टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 4000 ईयर से लेकर 2000 ईयर्स तक, उसके बाद हम इंटर कर जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। न्यूलिथिक साइट्स आपको याद रखनी है, जैसे मैंने पहले बताया बुरजोम, मेहरगढ़, ठीक है, ये दोनों अर्ली एग्रीकल्चरल साइट्स हैं, तो डेफिनेटली लेटर पीरियड में भी होंगी। इसके साथ कोल्डिवा आपका एक है उत्तर प्रदेश में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट साइट्स जो न्यूलिथिक साइट्स मानी जाती है, ये तीनों की तीनों, और खासकर ये मेहरगढ़ एंड कोल्डिवा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, यू मस्ट टू नो अबाउट दिस, राइट। अब इसके बारे में बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बेसिकली सेटल लाइफ होगा, ठीक है, ए विलेज लाइफ होगा, रूरल नेचर में होगा, राइट, रूरल नेचर में होगा नहीं होगा। इसके साथ में ही जब एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ तो एक जगह उनको रहना पड़ेगा, अपनी खेती बाड़ी संभालना पड़ेगा, इसलिए उनका जो है लाइफ क्या हुआ, सेटल लाइफ हुआ। इसके साथ पोल्ट्री का डेवलपमेंट होगा, पॉलिश स्टोन टूल्स का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर पोल्ट्री का डेवलपमेंट क्यों होगा, भाई अनाज है तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह हाथ में लेकर तो नहीं रख सकते, ठीक है, या खाना बनाना है तो हाथ से तो खाना बना नहीं सकते, ना ही खा सकते हैं। पहले क्या था,
पहले अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स के फ्लैश होते थे, एनिमल्स का स्किन होता, जो भी वो कुछ खाते थे, तो उसको क्या किया जाता था कि आग में जो है टांग दिया जाता था। वो बेसिकली आपने कई बार मूवीज में देखी होंगी, तो वो पक जाता था, खा लेते थे। बट ये क्या है, ये ग्रेन्स है, और ग्रेन्स को आपको रखने के लिए, पकाने के लिए पोल्ट्री चाहिए। तो इसलिए पोल्ट्री का डेवलपमेंट भी न्यूलिथिक एज में हुआ। ठीक है, पॉलिश स्टोन टूल्स आने लगे ताकि अच्छे से खेती किया जा सके, क्योंकि अगर पॉलिश स्टोन टूल्स रहेंगे तो आसानी से आप उसको क्या फ्रो कर सकते हैं, यानी खोद सकते हैं। क्योंकि पहले तो इतना था नहीं कि हल थे या फिर ट्रैक्टर था, राइट। तो स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, जमीन को खोदा जाता था, उसमें बीज डाला जाता था, राइट। तो ये सब आपको दिमाग लगाकर समझना, हर चीज याद नहीं रखनी है कि क्या करेक्टरिस्टिक थी, आपको दिमाग लगाकर समझना है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। और जब एवोल्यूशन हुआ तो हमको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, वहां पर किस किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ ही कम्प्लेक्स सोशल नेचर होगा, क्योंकि जब एक जगह लोग रहने लगेंगे और कई ग्रुप में रहने लगेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि कुछ जो सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके साथ जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी काम का बंटवारा भी होगा। अब मान लीजिए औरत है, मर्द है, ठीक है, अब किसी को घर का काम करना है भाई साहब, और किसी को खेती का काम करना है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई घर का काम करता है, कोई खेती का काम करता है। ठीक है, मोस्टली अगर आप देखेंगे भीमबेटका वगैरह में, तो क्या हुआ कि जहाँ पर इमेजेस हम शो करते हैं कि जो वुमेन्स थी, ठीक है, वुमेन्स वो क्या करती थी, हाउस होल्ड संभालती थी। ठीक है, ऐसा देखा गया है। और जो मेंस थे वो हंटिंग वगैरह करते थे, यानी वो बाहर का काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। अब इनमें कंपैरिजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का कंपैरिजन। जैसे लाइफ स्टाइल देखें तो पैलेयोलिथिक में मैंने क्या बताया, नोमैडिक एक जगह रहते थे। ठीक है, मेसोलिथिक में सेमी सेटल्ड हुए और नियोलिथिक में कंप्लीटली सेटल्ड हो गए। एक तरह से पूरे लेक्चर का अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में देखें तो पैलेयोलिथिक में सिंपल सा टूल्स यूज किया जाता था। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ का यूज, यानी छोटे छोटे औजार का यूज किया जाने लगा, साथ में शार्पनेस भी बढ़ गई। नियोलिथिक में देखें तो पोएट्री का आविष्कार हुआ, इसके साथ पॉलिश टूल्स भी जो यूज किए जाने लगे बेस्ड ऑन दी क्या जरूरत के अनुसार, राइट। कल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रॉक आर्ट, ठीक है, जो पत्थर पर ये लोग आर्ट बनाते थे या फिर केव्स में जो पेंटिंग वगैरह करते थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पैलोलिथिक में आपका था। अगर हम देखें मेसोलिथिक में तो अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो है होने लगे। अगर हम नियोलिथिक में देखें तो एग्रीकल्चर हो गया और विलेज का कंसेप्ट भी डेवलप होने लगा। अब आगे बढ़कर चलेंगे तो आयरन एज आएगा। आयरन एज के बाद और भी एक्सपेंशन होगा एग्रीकल्चर का, क्योंकि आयरन टूल्स जो है वो जंगल को साफ करने में मदद करेंगे। तो जब जंगल साफ होगा तो हमारे पास जमीन ज़्यादा होगी ताकि खेती वहाँ पर हो सके। खेती होगी तो भाई ट्रेड होगा, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होता है। सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण एक्सपोर्ट करेंगे, या शहरीकरण होगा, क्योंकि शहर के लोगों को खाने के लिए भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से लाएंगे? तो जाहिर सी बात है, जब खेती एक्सपेंड करेगी, एग्रीकल्चर एक्सपेंड करेगा, तभी जो है अर्बनाइजेशन हो सकेगा। तो इस तरह से कंसेप्ट चलता जाएगा। ठीक है, लिंक आप बनाते जाइए। मैं आपको सारे के सारे यहाँ पर कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। ओके, इसके साथ ही एक लिंक के थ्रू मैं चलूंगा। आज मैंने मेजो पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये जो आपको समझा दिया कि किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और किस तरह से जो है बेसिकली हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, ह्यूमन के एवोल्यूशन को हम समझ सकते हैं, टूल्स को हम समझ सकते हैं, पोट्री को हम समझ सकते हैं। ठीक है, उनका कल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ ये भी हम समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, राइट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। सो तब तक के लिए एंजॉय करिए और बेफिक्र रहिए। मैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।